नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर चरम पर है। सियासी तीर कमान पर चढ़ाए जा चुके हैं। प्रस्तावना तैयार है, इंतजार है थोड़े से वक्त के गुजर जाने का। कल विधानसभा में सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री के तौर पर सीएम मनोहर लाल का यह तीसरा बजट है। एक तरफ कोरोना और लंबे लॉकडाउन के बाद सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से त्रस्त लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कसौटी है। वित्त मंत्री के तौर पर सीएम मनोहर लाल का प्रदर्शन कैसा रहेगा, कल सबके सामने होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उनके पिटारे में किस सेक्टर पर रहेगा सरकार का फोकस, किसको मिलेगी राहत, कहां दी जाएगी कड़वी दवाई, किस पर बढ़ती जाएगी ढिलाई, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बजट में लोक कल्याण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस रखा जा सकता है। इसी के साथ स्वास्थ्य और ढांचागत विकास को गति देना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हो सकता है। वित्त मंत्री के तौर पर राजस्व खर्चों में कटौती और पूंजीगत खर्च को बढ़ाया जाना सीएम मनोहर लाल की प्राथमिकता में शामिल हो सकता है। जो हमारे मेंबर साहिबान हैं, उनके सुझाव भी उसमें काफी शामिल किए हैं। तो इस बार बजट तैयार करने से पहले, जैसे लगातार 3 साल से हम कर रहे हैं, 8 तो मेरी बड़ी बैठकें हुई हैं। डाक के द्वारा बहुत लोगों के सुझाव आए हैं, लगभग 550 लोगों से, और सुझाव और वार्तालाप हमारे हुए हैं। और मैंने स्वयं 3 दिन उन सबका अध्ययन किया है। और आपको इतना विश्वास दिला देता हूं कि प्रत्येक वर्ग को अच्छी तरीके से सरकार एक और पे टच भी करेगी और नए इंसेंटिव्स भी ऐसे प्रदेश में लेकर आएगी। सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा उद्यमियों, व्यापारियों और किसानों समेत करीब 1 दर्जन क्षेत्र के लोगों से विचार विमर्श के बाद बजट तैयार किया गया है। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि गरीब की जनता को हित में रखकर ही बजट के लिए तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द उनका बजट पास करवाओ और ये चीजें महंगी से सस्ती करवाओ। तो वकीलों भाइयों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इस बजट में वकीलों का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं वो वकील भाई हुए हैं। सरकार से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी संभाल के कहानी चलावें, गरीब आदमी कतई मरा हुआ है। एक तरफ जहां कोरोना के कारण मंदी की मार और सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता भी बड़ी उम्मीद से बजट की तरफ देख रही है। देखना होगा सीएम मनोहर लाल इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। हरियाणा के बजट में किस क्षेत्र को क्या और कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मनोहर पिटारे में क्या मुख्यमंत्री क्या क्या लेकर आएंगे, किन किन सेक्टरों के लिए इसमें बहुत कुछ खास होगा, किनको कड़वी दवाई मिलेगी, या सभी को लेकर एक बैलेंस्ड बजट जो सरकार कह रही है कि हम एक संतुलित बजट लेकर आने वाले हैं, वो दिखेगा। आइए यही सब चर्चा का विषय रहेगा। पैनल से मिलवाते हैं, चूंकि चर्चा को आगे बढ़ाना है। प्रवीण अत्रे हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी। प्रवीण साहब बहुत स्वागत है, नमस्कार। विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी के तौर पर जुड़े हैं। चौधरी जी एक बार फिर स्वागत है आपका, नमस्कार। संजीव भारद्वाज आपको भी नमस्कार, आपका भी स्वागत, आप प्रवक्ता कांग्रेस हैं। अशोक चौहान जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। अशोक जी एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका, नमस्कार। एक एक करके सभी के साथ आएंगे। कितनी तैयारियां हैं, आप कह तो रहे हैं प्रवीण साहब की हर सेक्टर पर हमने फोकस किया है, सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। आपकी तैयारियों को हमने देखा भी कि मुख्यमंत्री साहब लगातार घूम रहे थे, बैठकें कर रहे थे। तो कल ये उम्मीद करके चले हम कि सबके हाथ में कुछ ना कुछ लगने वाला है, कोई निराश नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा अनामिका जी आपने। सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का बाकायदा इस बजट के अंदर विशेष ख्याल रहेगा। लेकिन अनामिका जी, जिस तरह से अब अपने शुरुआती पैकेज के अंदर भी जिक्र कर रहे थे, पिछले अगर हम 2 बजट को देखें, क्योंकि ये तीसरा बजट है जो मुख्यमंत्री जी बतौर वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी ने एक नई रिवायत
जो शुरू की हरियाणा में कि बजट पेश करने से पहले अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से मंत्रणा करना, उनकी साथ रायशुमारी करना, उनके मशवरे सुनना और उनको बजट में सम्मिलित करना। दूसरा, अगर आपने देखा होगा पिछले बजट के अंदर जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इस पे विशेष फोकस रहा था और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है जिसको हम बुनियादी सुविधाएं कह देते हैं, ढांचागत सुविधाएं कह देते हैं, जिसके लिए बाकायदा पिछले बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको किस तरह से बढ़ाया गया, क्योंकि यही एक वो पैसा होता है जो जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होता है जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, अर्थव्यवस्था जो है उसको एक गति मिलती है। तो पिछले बजट की को अगर हम देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं पहले के बजट से और जो कल बजट पेश होने वाला है, इनमें जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो विशेष फोकस वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी जो सुविधाएं हैं, ढांचागत सुविधाएं हैं, उनके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, आपसे भी यही उम्मीद करें विवेक जी। अभी दुष्यंत साहब को भी आप सुन ही रहे होंगे, वो भी भरोसा दे रहे हैं कि हमने सबके लिए ध्यान रखा है, सब पर फोकस है। जी अनामिका जी, अगर हम बात करें, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, सभी वर्गों को टच करने का काम इस बजट में किया गया और कहीं न कहीं सभी वर्गों को संतुष्ट करने का काम भी इस बजट में किया जाएगा। आज कहीं न कहीं विरोधियों के मुंह बंद करने का काम भी ये बजट करेगा। जो लोग बातें करते थे उल्टी सीधी, ऐसे होगा वैसे होगा, आज उनके मुंह पे भी ताला लगाने का ये बजट काम करेगा। और मैं तो बहुत ही अच्छी एक पहल कहूंगा कि जिस तरह से लोगों के विचार लेके, लोगों के जो सलाह मशवरा लोगों ने दिया, उसके साथ ये बजट पेश किया जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी पहल है और इससे लोगों को सीख भी लेनी चाहिए कि सबका साथ लेके और सबका विकास का जो नारा लेके चले थे, आज उसी पे काम किया जा रहा है और बहुत ही संतोषजनक बजट आने वाला है। सबका साथ और सबका विकास जब है तो विरोधी कौन है? विवेक जी, जब सबका साथ सबका विकास है, उसी पर आप काम कर रहे हैं, उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो विरोधी कौन हो गए? जो विरोधी है, जिनका काम ही विरोध करना है, जिनको सिर्फ विरोध ही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं आता, बिना बात के जिन्होंने विरोध करना है, अच्छे काम के ऊपर भी जिन्होंने विरोध करना है, उनका काम यही है, वो विरोध ही करेंगे। कल बजट आने के बाद भी विरोध ही उन्होंने करना है। संजय भारद्वाज। अनामिका जी, मैं अपने साथी प्रवक्ताओं को सुन रहा था। इस डिबेट में अभी बजट, प्री बजट सेशन की इस डिबेट में अभी किसी तरह की कोई बात कहना कि ये गलत होएगा, ये ठीक होएगा, ये मेरे ख्याल ठीक बात नहीं है अभी। और जहां तक अभी मेरे साथी प्रवक्ता विवेक जी ने कहा विरोध करना ही, ये पिछली कुछ डिबेट अगर ये सुने और देखें तो कोई ऐसा किसी भी विपक्षी पार्टी ने कोई अनावश्यक विरोध नहीं किया, हमेशा सकारात्मक बातें सुझाव दिए हैं। जहां तक इस बजट का सवाल है, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो लोग सड़कों पे हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर्स हैं, कुछ लेक्चरर्स हैं, इन लोगों का भी ध्यान रखा जाए। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि आजकल आप देखें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे अध्यापकों की बहुत कमी बार बार पूरे साल डिस्कस हुई है। और साथ ही साथ डॉक्टर्स का जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसमें भी 60%। सर, जो टर्म्स आप गिना रहे बहुत व्यापक है। आंगनवाड़ी का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री का आज ही बयान आया कि बाकी राज्यों के मुकाबले हरियाणा सरकार ज्यादा दे रही है। वो आगे कहते हैं कि दबाव में कोई काम नहीं होता। उसके आगे जो पंक्ति कहते हैं उस पर जवाब चाहूंगी कि कांग्रेस और वाम दलों पर उन्होंने उकसाने का आरोप लगाया। अनामिका जी, आ रहे हो प्रवीण साहब, बस जो आंगनवाड़ी वर्कर्स मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, सवाल इस बात का नहीं है किस प्रदेश में क्या है। पहली बात तो बहुत अच्छी बात है
कि दूसरे प्रदेशों के हिसाब से शुरू से ही इनकी पे ज्यादा रही है, लेकिन यहां वादा खिलाफी की बात है। जो इतनी बड़ी पोस्ट पे और इतने बड़े मंदिर के अंदर विधानसभा के अंदर कोई बात कही गई हो तो उसको इस तरह से मना नहीं किया जा सकता कि भाई हम नहीं दे सकते, पहले ही फालतू है। तो ये बातें तो वादा करने से पहले या अनाउंस करने से पहले सोचने की बातें थी, आज सोचने की बातें ये नहीं है। जो वो सड़कों पे हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें माताएं जिस तरह से एजिटेशन कर रही हैं, और मैं मानता हूं अगर उनकी कोई गलत बात है तो उनको बार बार टेबल पे बिठा के उनको समझाया जाए, बताया जाए। कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे सरकार इतने दिन हो गए, हमारे लिए एक बड़ी सोच का विषय है ये कि ये मामले इतने लंबित क्यों किए जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखा जाए, इन चीजों को भी। अब आप देखें अनामिका जी, एक ही सेकंड और लूंगा। अब आप देखें डॉक्टर्स की कमी है, 90% डॉक्टर्स की कमी है। तो बजट में ये चीज देखें, साथ ही साथ बजट में कर्जा लेके कोई प्रोविजन ना करें, क्योंकि कर्जे की स्थिति पहले ही प्रदेश के अंदर बड़ी भयावह हो चुकी, बड़ी भयानक और भयंकर स्थिति पर कर्जा पहुंचता जा रहा है। आप देखें 2.5 लाख करोड़ के आसपास कर्जा होता जा रहा है, तो उसका भी हिसाब किताब देखें। ऐसा पहले मैं जवाब ले लो। अशोक जी मुझे 2 मिनट और दे दीजिए, फिर मैं आपके और अनामिका जी बस एक सेकंड और। साथ ही साथ अनामिका जी, साथ ही साथ जो ये ऋण की, पहले आप इनको बोल लेते, मैं सॉरी, मैं बाद में फिर बोल लूंगा। पहले ये बीच में जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी मेरे साथी है, इनको दे दीजिए। ठीक है प्रवीण साहब। देखिए, मैं बाद में मेरा तो संजीव भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, भाई हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी गलत बातें की। पहली चीज तो ये है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर्स हैं उनकी सैलरी नहीं होती, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते, उनका मानदेय होता है। क्योंकि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स हैं ये वॉलंटियर्स होते हैं, इनको पहले ये बात समझनी होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा वायदा खिलाफी। देखिए हो क्या रहा है, जब आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांग रखी, मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी बैठक हुई, उनकी जिन मांगों को मान लिया गया, उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया और धन्यवाद करके फोटो वोटो खिंचवा के वो वापिस आए। और 3 घंटे बाद वो वापिस ये पोस्ट करते हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ना वो नहीं मान रही। मतलब जो आपका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, वो टेबल पे बैठ के वार्ता करके वहां पे अपनी मांगे मनवा के सहमति दे के आ गया। 3 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मान रही। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो राजनीतिक विरोधी हैं ये उकसा रहे। दूसरी बात जो यहाँ पे ये कह रहे थे, देखिए आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर का जो मानदेय हरियाणा प्रदेश में है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उनकी जो मांग थी कि हमारी नौकरी, हमारा काम खत्म होने के बाद, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट हमें वो उस बात को माना गया कि 1 लाख रुपया जो है वो आपको आफ्टर रिटायरमेंट दिया जाएगा और जो हेल्पर है उनको 50,000 दिया जाएगा। हमारा इलाज के लिए 2 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया गया। मतलब उनकी जो मांगे थी वो मानने के बावजूद, और एक और चीज है अनामिका जी, जो उनकी 4 यूनियन है जिसमें से 3 यूनियन जो है वो सरकार के साथ वार्ता से सहमत है, लेकिन 1 यूनियन जो है वो विरोधियों के इशारे पे आज भी आंदोलन की बात कर रही है। ये है जो सच्चाई। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक जिक्र जब बजट का हो रहा था, विवेक जी ने कुछ बातें बोली थी, संजीव जी, ये पहली मर्तबा हो रहा है इस हरियाणा के अंदर कि जब मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर लेंगे उसके बाद 3 दिन का रिसेस पीरियड रखा गया। मतलब जो 90 विधायक विधानसभा में है वो 3 दिन तक उस बजट पे चर्चा करेंगे, मंत्रणा करेंगे, और अगर उनका कोई सुझाव होगा वो उसके बाद वो अपना सुझाव देंगे, और अगर सुझाव उनका सकारात्मक हुआ और ऐसा हुआ कि उसको शामिल किया जा सके तो उसको शामिल भी किया जाएगा। ऐसा पहले प्रदेश में कभी नहीं हुआ। तो एक तरफ तो ऐसी रिवायत शुरू की गई कि बजट पेश करने से पहले जो दूसरे दलों के नेता है उनसे भी मंत्रणा की जाए, सभी क्षेत्र के लोगों से मंत्रणा की जाए, और बजट पेश करने के बाद भी रिसेस पीरियड दिया जाए कि अगर आपका कोई और सुझाव ऐसा है जो बजट के बाद आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में पैसा घटाना है या बढ़ाना है, उस पर भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं।
तो जहां प्रदेश के अंदर इस तरह की रिवायत शुरू की है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मानसिकता किस तरह से हरियाणा प्रदेश आ जाऊंगे दोबारा सर। ठीक है अशोक जी सबको सुना सर, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है, कल बजट का प्रारूप कैसा होगा, क्या उम्मीद है? देखिएगा अनामिका, बजट कल पेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के जो है साथ साथ में जो है वित्त मंत्री की भी अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और जो अपना वो तीसरा जो बजट अपने जो इस कार्यकाल का पेश करने जा रहे हैं। देखिएगा हमेशा से सरकार की सोच रही है, जैसे भी अपना नारा भी देते रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हर कोई सरकार चाहती है कि वो अपने प्रदेशवासियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें, अच्छे से अच्छा जो उनको जो है अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो उनका डेवलप हो सके, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, हेल्थ के अच्छे जो वो हो सके। तो इसके लिए हर सरकार सोचती है और हमारे जो अपना जो बीजेपी और जजपा जेजेपी गठबंधन की सरकार है, उसका भी यही सोच है, यही इरादा है। अब यही कि देखो अभी से आरोप प्रत्यारोप लगने जब शुरू हो जाते हैं कि इनका तो काम ही विरोध करना है। अभी बजट भाई पेश तो हो जाने दो, जब बजट पेश होएगा आरोप प्रत्यारोप तो देखो लगता है हर कोई अपना धर्म निभाता है। नहीं, लेकिन कई मुद्दों पर बात हो सकती है ना। बजट आने से पहले अगर सीएम साहब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिया, जैसे आंगनवाड़ी की बात हो रही थी, और दबाव में हम कुछ नहीं करेंगे, विरोधी उकसाने का काम कर रहे हैं, तो इस पर तो बात हो ही सकती है। हाँ देखो ना, मैं कैसा है अपना जो मुख्यमंत्री भी अपना बोल चुके हैं, कह रहे हैं और कहा भी है और आज भी बोल रहे हैं कि हमने बजट के बनाने के लिए जो है अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, अपोजिशन के लीडर्स और उसके बाद में उद्यमी, उसके बाद में सोशल वर्कर्स और अपना अदर्स जो है अपना उनसे भी हमने विचार विमर्श किया है और इसको हमने सोचकर यही किया है। और इसके लिए सर अगर आपसे अशोक जी, अगर आपसे विश्लेषण मांगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी बात कह रही है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, तो सरकार की नीयत बहुत साफ दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर कुछ चाह रहे हैं तो आप बोलिए। देखिए अनामिका, यानी सरकार घोषणा करती है, सरकार में अभी वही 1 मिनट पहले मैंने वही बोला कि सरकार चाहती है कि उसके जो है प्रदेशवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इसके लिए जो अपना हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, घोषणा है, बहुत अच्छा है और कई कार्य भी हो चुका है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, वहाँ पे डॉक्टर्स की ऑलरेडी कमी है। अब गुड़गांव का ही देखिएगा, गुड़गांव का हॉस्पिटल था अपना जो है पुरानी बिल्डिंग हो गई, इसको तोड़ के बनाया जा रहा है। इसके बाद में 3 साल हो गए टूटते अपना जो अदर्स जो फैसिलिटीज है वो 10 जगह डिवाइड हो चुकी है। कहीं पालम बिहार में है, तो कहीं सेक्टर 10 में है, तो कहीं सेक्टर 31 में है, कहीं इधर उधर है। तो उसका जो मतलब वो काम ही अभी सही पूछो तो अभी टूटने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, स्कूल का जो हॉस्पिटल से मिलता है, जो अपना गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी लैंड देने का भी था, वो काम भी लैंड लेने का कुछ सुना आया है, ये वो शायद मामला पूरा हो गया है। अब जब 3 साल में अपना इस तरह से होगा, कैसे होगा? तो सवाल उठेंगे। विवेक चौधरी, संजीव भारद्वाज ने पूछा था। एक मिनट, हाँ, बस स्टैंड है, बस स्टैंड को जर्जर घोषित किया गया है, कंडम घोषित किया जा चुका है, अब उसको तोड़ने की बारी है। तोड़ तो देने पर बनने का काम सब कब शुरू होगा? बनने का काम कब शुरू होगा? दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, अदर्स जो है अपना फैसिलिटीज की भारी कमी है। गुड़गांव का हॉस्पिटल है, गुड़गांव का हॉस्पिटल जो है सिर्फ FIR जो क्या ना MLR काटने तक सीमित रह गया है। जो एक्सीडेंटल केसेज होते हैं उनको जो सीधे सफदरजंग में रेफर कर दिया, एम्स में रेफर कर दिया या रोहतक में रेफर कर दिया, क्योंकि उनको फैसिलिटीज या उनका ट्रीटमेंट करने के इंतजाम नहीं है। दूसरे ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस की कोई किसी तरह की जो है इतनी जो सुविधा होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, जो एक्सीडेंटल केसेज में, सीरियस केस में, वो फैसिलिटी शायद है या नहीं है, ये तो गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है या विभाग अच्छा जानता है।
मेडिकल कॉलेज खोलें, जरूर सब कुछ करें, पर जो इसके बाद में उनके जो डॉक्टर्स हैं, अब क्या है कि नलड़ में मेडिकल कॉलेज खुला था, अब गुड़गांव से जो डॉक्टर्स थे उनको जो है स्पेशलिस्ट बना के, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बना के उनको जो है वहां पे अपना भेज दिया गया, तो इधर यहाँ की ओपीडी और यहाँ के ऑपरेशन वो जो इफेक्टेड हुए। ऐसा है कि इनके लिए गवर्नमेंट को जो आप जो खोलते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, उसके लिए स्टाफ की सेपरेट भर्ती होनी चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उठा के डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को वहां भेज दें। ऐसा होना चाहिए। शिक्षा, हेल्थ और इस तरह के जो है अपना जो है इनमें जरूरी है, ये बहुत ही प्राथमिकता पर इनका होना चाहिए। ये मूल अधिकार में शामिल है और लोगों को जो है इनकी सख्त जरूरत है। शिक्षा सही होगी, हेल्थ का हिसाब से सही होगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही 2 साल से कोरोना काल से लोग ठीक है, चलिए तो ऐसे बहुत हेल्थी डिबेट समझ में नहीं आता, हमें बारी से आगे बढ़े। हम तो शिक्षा और हेल्थ पर बहुत सारे सवाल आ गए। मैं आ रही थी विवेक चौधरी आपके पास, प्रवीण अत्रे साहब जवाब देने के लिए ज्यादा उत्सुक दिख रहे हैं, तो मैं एक बार उनके पास से होते हुए आती हूँ। अत्रे साहब, संजीव भारद्वाज का उस पॉइंट को भी यहाँ पर आप कोट कर लीजिएगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 90% डॉक्टर्स की कमी पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, सुझाव दिया उन्होंने। हाँ बोलिए। नहीं देखिए, बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे अशोक जी जिक्र कर रहे थे, अशोक जी ने भी बाकायदा इस विषय पे चर्चा की। लेकिन 2-3 चीजें इस बात से तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो डॉक्टरों की कमी से तो पूरा प्रदेश जूझ रहा था, इससे इनकार नहीं किया जाता। इस कमी को पूरा करने का जरिया या ढंग क्या है? पहले जहां मेडिकल कॉलेज के अंदर मात्र 700 सीटें होती थी, मतलब एक साल में हरियाणा प्रदेश में 700 डॉक्टर बन सकते थे। तो सरकार ने इस बात की चिंता की, वो 700 सीटें आज 1750 सीटें, मतलब मेडिकल कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ाई थी। और उद्देश्य केवल एक था कि जितने छात्र डॉक्टर बन के निकलेंगे, जितना ज्यादा हम अपने हरियाणा के अंदर डॉक्टरों की कमी को खत्म कर पाएंगे। यहाँ पे जिक्र हुआ मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टाफ का, तो उसमें भी मैं ये कह देता हूँ कि स्टाफ की कमी भी तभी पूरी होगी जब आप डॉक्टर पैदा करोगे, यानी कि डॉक्टर बनाओगे। मेडिकल कॉलेज के विषय में जब हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उसके बाद सिरसा, भिवानी, कैथल, यमुनानगर और चारों जगह मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। सिरसा का जो मेडिकल कॉलेज है बहुत जल्दी पूरा होगा। हॉस्पिटल का जब जिक्र आया, झील के अंदर हॉस्पिटल, पंचकुला का हॉस्पिटल 300 बेड का करना, अंबाला का हॉस्पिटल अपग्रेड करना एक विशेष बात है। फरीदाबाद में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, नानिका जी आप जानते होंगे, जो क्राइसिस में आ गया था, कॉलेज बंद होने वाला था, सरकार ने उसको टेक ओवर करके अटल जी के नाम से इस मेडिकल कॉलेज को सरकार ने दोबारा शुरू किया। तो सरकार इस बात में पूरी तरह संजीदा और इस समस्या को हम समझ रहे हैं। इसीलिए लगातार, क्योंकि आपको याद होगा सरकार ने एक नियम बनाया था कि जो छात्र MBBS करना चाहते हैं उनको सरकार लोन देगी और वो लोन सरकार ही चुकाएगी, लेकिन शर्त ये होगी कि जब बच्चा मैं डॉक्टर बन के निकलेगा तो शुरू के 7 साल उसको सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे देंगे। ये नियम बनाने का उद्देश्य यही था कि बच्चे पे आर्थिक बोझ भी ना पड़े और सरकार को डॉक्टर भी मिले शुरुआती सालों के अंदर, क्योंकि उसके बाद लगातार जब डॉक्टर बन के निकलेंगे तो हमारी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आ जाता है शिक्षा का विषय। देखिए, पिछले बजट में अगर आपने देखा होगा, पहले की तुलना में 15% बजट बढ़ा दिया गया था शिक्षा का, वो उसका उद्देश्य भी यही था। अभी आप शुरुआती पैकेज में बता रहे थे कि हरियाणा सरकार ने आज ही घोषणा की है कि 5 सेकेंडरी के बच्चों को टैबलेट विद इंटरनेट कनेक्शन सरकार दे रही है। उसका उद्देश्य यही है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसके अंदर जितना ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर जितना बेहतर होगा, उतना हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब पिछले बजट में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य इसके ऊपर जब फोकस किया था, उसका नतीजा आज ये है कि जिस प्रदेश के अंदर अप्रूव्ड डॉक्टर्स जो हैं, जो सैंक्शन पोस्ट है, वो 2600 सैंक्शन पोस्ट थी, लेकिन हमारे हालात में थे कि हम मात्र 900 डॉक्टरों से काम चला रहे थे। आज स्थिति ये है कि हमारे पास 2200 डॉक्टर है। तो अगर ये स्थिति बदली है, इसका कारण ये है कि सरकार ने इसके ऊपर फोकस किया है। तो सरकार जो है बजट बढ़ाने का उद्देश्य भी ये रहता है कि जिस क्षेत्र की जो डिमांड है, अभी अशोक जी ने एक बात का और जिक्र किया कि बस स्टैंड जो है वो जर्जर हालात में, उसको तोड़ा जा रहा है, फिर वो नया बनेगा तो वो कब बनेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बजट होता इसीलिए है, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक करते हैं बजट में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा बुक किया जाएगा तो इस तरह के जो ढांचागत सुविधाएं हैं वो बेहतर मिल पाएगी जनता को। आप पिछला बजट देख लीजिए, उससे पिछला बजट देख लीजिए। कोरोना काल के अंदर जब आर्थिक क्षेत्र के अंदर बहुत दुविधा थी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले बजट में ज्यादा बढ़ाया।
क्योंकि हमें बुनियादी सुविधाएं देंगे तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी हमें को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गुरुग्राम के हॉस्पिटल का भी जिक्र किया उन्होंने कि वहां पर जरूरी सुविधाएं नहीं है। देखिए, हाँ, मैं वो सुन रहा था कि उन्होंने गुरुग्राम के हॉस्पिटल में ये कहा है कि वो जो बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग के अंदर जैसे जैसे बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जैसे मैंने दीप के हॉस्पिटल का जिक्र किया, मैंने पंचकुला के अपग्रेड का जिक्र किया, अम्बाला के अपग्रेड का जिक्र किया, तो आप मान के चलिए कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह काम कर रही है, अशोक जी की चिंता ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, विवेक चौधरी, कुछ रह गया हो, संजीव जी का जवाब देना चाहेंगे? ये बड़ा इजी हो जाता है ना, गठबंधन सरकार का ये फायदा मिलता है। एक स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया तो दूसरे के लिए बहुत इजी हो जाता है फिर उस सवाल को बैलेंस करना, उसका जवाब देना, है ना विवेक जी? परवीन अत्रे जी ने बहुत अच्छे से बताया। हाँ। पर मैं जो इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, हाँ। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, अगर शिक्षा की ये बात करते हैं तो ब्लॉक लेवल पे कॉलेजेस, कोएड कॉलेजेस और गर्ल्स कॉलेजेस बनाने का काम किसने किया? इनसे पूछना चाहूंगा, ब्लॉक लेवल पे लाने का काम किसने किया? आज कहीं ना कहीं हर एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए पिंक बस चलाने का काम किसने किया? इसी सरकार ने किया। आज कहीं ना कहीं इन चीजों को नजरअंदाज करके, और मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि काम ही विरोध करना, तो विरोध ना कीजिए। आप जो अच्छे काम किए हैं उनकी तारीफ भी कीजिए। अगर आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य के अंदर आप बात ये बताइए कि मेडिकल कॉलेजेस अगर बनने जा रहे हैं और बन भी रहे हैं तो उसमें क्या कोई दिक्कत है? आज कहीं ना कहीं अम्बाड़ा का अगर मैं हॉस्पिटल का जिक्र करूं, क्योंकि मैं खुद अम्बाड़ा से आता हूं, तो अम्बाड़ा हॉस्पिटल के अंदर पीजीआई हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज देने का काम किसने किया? तमाम हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने का काम किसने किया? पीएचसी सीएचसी बनाने का काम किसने किया? आज कहीं ना कहीं सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, और कल का जब बजट आएगा तो आप देखिएगा किस तरह से हर वर्ग को संतुष्ट करने का काम इस बजट में किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी को संतुष्ट करने का, चाहे छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, सभी को संतुष्ट करने का काम इस बजट में किया जाएगा। पत्रकार पर मैं फिर भी बार बार एक ही बात को रिपीट करूंगा कि मैं नहीं, पत्रकार तो पत्रकार सुबह से शाम तक इतने डिबेट करती हूँ, कोई भी पत्रकार का नाम नहीं लेता। देखिए, पत्रकारों के लिए अपनी मेडिकल सेवा जो नहीं, पत्रकार का, अनामिका जी, पत्रकार साथियों के लिए पत्रकारों का सम्मान करने का काम भी इसी सरकार ने किया। आज से पहले किसी सरकार ने ये काम नहीं किया। आज कहीं ना कहीं सभी वर्गों को खुश करने का काम ये सरकार करेगी। जसपा भाजपा गठबंधन करने जा रहा है, जो कल बजट आएगा उसमें देखिएगा। पर मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं अपने दूसरे विरोधी साथियों से, जो विरोधी करना जानते हैं, कि अच्छाई की भी आप कमी बताइए। जो कमी हमारे अंदर है हमें बताइए, उस कमी को सुधारा भी जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि बजट के बाद भी जो 3 दिन का समय रखा, पर जो अच्छे काम किए गए हैं उनकी भी तारीफ कीजिए। आप बताइए किस तरह से पिंक बस चलाई गई लड़कियों के लिए, किस तरह से ब्लॉक लेवल पे कॉलेजेस बनाए गए, स्कूल्स को अपग्रेड किया गया और हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया गया, उन बातों को भी बताइए। आप बताइए कौन 75% आरक्षण कानून लेके आया, उस बात की भी तारीफ कीजिए। आज कहीं ना कहीं कौन महिलाओं की भागीदारी पंचायत के अंदर करने का काम कर रहा है, उस बात की भी तारीफ कीजिए। कौन राशन डिपो में महिलाओं की भागीदारी करने का काम कर रहा है, उस बात की भी तारीफ कीजिए। जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उनकी तारीफ भी कीजिए। किन्होंने जो मंडियों के अंदर हमारे किसान साथियों को चूना लगाने का काम किया जाता था और जिसका बहुत शोर मचाया विरोधी साथियों ने, घोटाला घोटाला घोटाला, जो इनके समय से घोटाला चला आ रहा था, उस घोटाले के ऊपर रोक लगाने का काम किसने किया, उसका जिक्र भी आप कीजिए। जो एक्साइज पॉलिसी इनके टाइम में चली आ रही थी और जिसके कारण बहुत ही ज्यादा सरकार को एक्साइज रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था, उसको रोकने का काम किसने किया, जिसको इन्होंने शराब घोटाला कहने का काम किया। जो रजिस्ट्रियों के अंदर तहसीलों को इन्होंने उगाही का एक केंद्र बना लिया था, उसको बंद करने का काम किसने किया, उसका भी आप जिक्र कीजिए। आज आप उसमें रजिस्ट्री घोटाला कहते हैं, आप उसमें चावल घोटाला कहते हैं, आप शराब घोटालों के ऊपर स्टॉप लगाने का काम किसने किया, आप वो भी बताने का काम कीजिए। जो अच्छे काम किए हैं उनको भी बताने का काम कीजिए। अच्छा विवेक जी, एक और बात के जवाब दे दीजिए उनको, अभी तक जवाब नहीं मिला उन्हें,
कि आप बजट लाइए, सबके हित में लाइए, हम उसका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, कहा संजीव जी ने। लेकिन उन्होंने ये कहा साथ में कि ऋण लेकर मत लाइएगा बजट। नहीं, ऋण आप ये तो बताइए ना, ऋण लेके क्या किया? ऋण लेके हमने जीजा जी को जमीनें नहीं दी, ऋण लेके हमने कोई अपने आकाओं को खुश नहीं किया, ऋण लेके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। देखिए किस तरह से एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने का काम किया। आज कहीं ना कहीं सरकार जो अच्छे काम कर रही है उनको गिनने का काम कीजिए। आपके टाइम में बताइए कौन सा जिला दूसरे जिले से जोड़ने का काम? आपसे एक NH कंप्लीट हुआ, आप क्या करेंगे? इनकी बातें, इनका भाषण सुनने के लिए बुलाया है। नहीं, बोलिए जी, आपने इनका भाषण आप ही का जवाब ले रही थी। भाषण नहीं सर, आप ही का जवाब ले रही थी संजीव जी। आपका जवाब आप ही का जवाब, भाषण नहीं, आपका जवाब दिया है। प्रचार करते जा रहे हैं मेरे साथी विवेक जी। सर आप ही का जवाब ले रही थी संजीव जी। आपने कोई सुझाव देने के लिए नहीं बुलाया। हाँ क्या जनाब, भाषण नहीं, आपका जवाब दिया है। आप बताइए कहाँ गलत है? संजीव भारद्वाज, आप बताइए कहाँ गलत है? आराम से संजीव भारद्वाज। विवेक जी को पता नहीं। हाँ, एक मिनट। अनामिका जी भाषण सुनने के लिए बुलाया तो मैं चुप। संजीव भारद्वाज यहाँ कोई भाषण दे भी नहीं रहा, आपके सवालों का, एकमात्र आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। अब आप दो लोग हैं, गठबंधन भाई है, तो दोनों तो जवाब देंगे ना आपको। मिनट से इनको टाइम दे रहे हैं। नहीं, मैंने अभी आपको ये बात बोली थी, आप ही का जवाब ले रही थी संजीव जी। संजीव जी मैं आप ही का जवाब ले रही थी सर। आप बोलिए, बोलिए। उन्हीं की चीजें सरकार ने किया है तो सरकार को बताएगी ना। क्वेश्चन कीजिए, साथी प्रवक्ता विवेक जी से आप पूछिए। पहली बात तो मुझे, अब अनामिका जी मेरी बात सुन लें प्लीज बोलिए। अनामिका जी, मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, 7.5 साल में एक बात का जवाब दें। क्या कर्जा हमारे प्रदेश की जनता पे घटा है या बढ़ा है, जो इनको पहले पिछली सरकार सौंप के गई थी? मैं चुप हो जाता हूं, पहले जवाब दें। विवेक जी से पूछ रहा हूं मैं, अत्रे जी से नहीं। विवेक जी जो इतनी देर मैंने सुनी, इस बात का जवाब दें कि कर्जा बढ़ा है या घटा है। ठीक है, अब आप ये मत बोलिएगा कि अभी आपने खुद का, आप चुप हो जाते हैं। जवाब दीजिए विवेक जी। मैं एक चीज का जवाब आप ये बताइए ना, आपके समय में आपकी सरकार कितना कर्जा प्रदेश के ऊपर छोड़ के गई थी? आप ये बताने का काम कीजिए, आपकी सरकार कितना कर्जा प्रदेश के ऊपर छोड़ के गई थी और आपने उसमें क्या विकास कार्य कराने का काम किया? आप इस बात का भी जवाब दीजिए। लेके 2014 तक 60,000 करोड़, अब 2.5 लाख करोड़ है। 2.5 लाख करोड़ एक प्रदेश का एक व्यक्ति। आप जनाब पहले तो मैं आपके नहीं, ये अनामिका जी, इनके आंकड़ों पर मुझे शक होता है। मैं इनके आंकड़ों पे शक होता है। आप ये बताने का काम कीजिए, जिसको आप 60,000 करोड़ आपके सभी प्रवक्ताओं को एक ही फिगर देके भेजा जाता है क्या? आपके सभी प्रवक्ताओं को एक ही फिगर देके भेजा जाता है क्या? आप सही बताइए। क्या मैंने पिछली डिबेट में भी अनामिका जी इनकी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी को करेक्ट करने का काम किया था। आप ये बताइए 2014 में आपने कितना कर्जा प्रदेश के ऊपर छोड़ने का काम किया? कल डिबेट में आप आए, हर महकमे का मैं आपको पूरा पत्र, सारे अखबार लाके दिखाऊंगा। हर महकमे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, जितने आपके सत्तारूढ़ दल के अंदर महकमे हैं। फिर आप धार्मिक प्रचार करते हैं। जनाब प्रॉब्लम जो रही है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का काम किया है। आप ये बताइए आपने क्या घोटाला चला रखा था मंडियों के अंदर? आपके समय से क्या घोटाला चलता आ रहा था? बाहर से धान लाके बेची जाती थी और किसान भाइयों को रगड़ा लगाया जाता था, उसके ऊपर बताइए। आप क्या किसान भाइयों की बात करते हैं? आपके राज में 1 साल इतिहास बना दिया पूरे संसार का। सड़कों में किसान बैठा है और आप यहाँ धार्मिक प्रचार का काम कर रहे हैं। विवेक जी थोड़ा सोच समझ के बोले। हमने आपको तर्क वितर्क में नहीं लाया। हमने आपको पहले बोला कि प्री मैच्योर बजट की सेशन में हम कोई किसी को कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेगा। कल देखेंगे कि बजट में क्या आ रहा है। आप उल्टा बोले जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि किस पे आप डिबेट कर रहे हैं। हमने आपको कभी इस आज की डिबेट में विरोध नहीं किया था, लेकिन आप तो रुक ही नहीं रहे। आप तो वो बातें कह रहे हैं जो आप सुन ही नहीं रहे, वो बातें बोल रहे हैं आप।
बात ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं हमेशा सम्मान करता हूँ हर अपने साथी प्रवक्ता का। अशोक चौहान, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आता, लेकिन आप 7.5 साल की सारी जिम्मेवारियां, मैंने क्या बोला? विवेक जी हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सुने पहले। विवेक जी, मैंने बोला कि आज हम बजट से पहले कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे, इस बारे में पहले मैंने ये बात बोली। दूसरी बात मैंने बोली कि बजट जो भी आए इस बात का ध्यान रखा जाए कि कर्जा ना बढ़े। इसमें क्या गलत बात बोली? तीसरी बात मैंने बोली कि जो हमारी मातृशक्ति सड़कों पे है, चाहे वो आंगनवाड़ी है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं, इस बजट के अंदर उनके बारे में सोचा जाए, ध्यान रखा जाए, ताकि वो सड़कों से अपने घर जाएं। क्या गलत बात बोली? चौथी बात मैंने बोली कि टीचर्स की भी आज के दिन रिटायर होते रहते हैं लोग, मैं मानता हूं इस बात को। हॉस्पिटल में टीचर्स, स्कूलों में कमियां हैं, उनको पूरा करने का काम किया जाए। क्या गलत बात बोली? 7 साल के अंदर रोज की रोज कहते हैं हर बजट में कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आज तक बनाया नहीं, फिर क्या गलत बात बोली? तो थोड़ी शालीनता से और थोड़ा संयम से सुन ले, फिर बोले। हम आपस में एक दूसरे को दुश्मनी क्रिएट करने के लिए नहीं बैठे यहाँ। हमारा जितना फर्ज आपका सत्तारूढ़ दल में होने के लिए है कि आप सत्ता में हैं तो आप काम करें, तो हमारा भी फर्ज ये है कि समय समय पर हम लोगों की, कोई लोग परेशान है, कोई वर्ग परेशान है, तो आपके संज्ञान में वो बात लाएं, क्योंकि हम। संजीव जी, सर आपको ये दोबारा इस तरह से पूछना पड़ रहा है। विवेक जी की कौन सी बात पर आपको आपत्ति हुई? देखिए बात तो विवेक जी रुक जाइए, अशोक जी रुक जाइए, पहले बोल। मेरे को ये आपत्ति हुई। हाँ, क्या आपको किसी ने कहा यहाँ पर अनामिका जी, गलत बोल रहे हैं? मैं अनामिका जी ये बार बार मेरे को पॉइंट आउट करके या मेरी बातों को। नहीं सर, पॉइंट आउट नहीं, आपका सवाल था तो जवाब तो देंगे ना प्रभु। को बार बार सुनिए अनामिका जी, सुनिए। हाँ। मैंने आपको, जब आपने मुझे पहली बार मुझे आपने समय दिया, तो मैंने कहा कि इस बार अभी हम तर्क वितर्क में नहीं पड़ेंगे। हमारा सुझाव ये है कि कर्जे का बोझ बढ़ा के कोई भी बजट ना आए, हमारा सुझाव ये है। इसमें आप बताएं इस तरह के कि मैंने कोई सत्तारूढ़ दल के बारे में कुछ बोला? मुझे तो सुन लीजिए, इस तरह के 6-7 सुझाव शिक्षा को लेकर, सेहत को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, बस स्टैंड्स को लेकर, मोटा मोटी 4 तो आपने भी सुने होंगे ना। अशोक चौहान ने भी पूछे, 2 लोग बैठे हैं सरकार के, तो उनसे उन्हीं का जवाब लिया जा रहा है। आप एकदम से इतना क्यों बेदक गए? आज पहली बार मैंने आपको ये रूप देखा, मुझे समझ नहीं आया सर, वाकई मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं तो हंस रहा हूँ। नहीं सर, आपने मुझे कह दिया कि भाषण देने के लिए ना कांग्रेस को बुलाते हैं ना बीजेपी को, ना जेजेपी को, यहाँ कोई भाषण दे नहीं सकता। विवेक जी चुप हो गए थे, मेरी बात सुनिए ना प्रभु सर, मेरी बात सुनिए। विवेक जी चुप हो गए थे, उसके बाद मैंने पूछा कि दोनों बोल गए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। नहीं सुन रहे आप? दोनों बोल गए, प्रवीण अत्रे भी जवाब देके चुप हो गए, विवेक चौधरी भी जवाब देके चुप हो गए, लेकिन कहीं भी उन्होंने, दोनों में से किसी ने ऋण वाली बात नहीं बोली। आपका पॉइंट छूट रहा था, मैंने वो सवाल पूछा। ये 5 मिनट बर्बाद हो गए सर डिबेट में। आराम से भी हम बात कर सकते हैं, जैसा कि आप ही ने कहा कि आज यहाँ पर तर्क करने का फायदा नहीं है। कुछ नहीं कहा, आज कोई फायदा ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक चौहान जी से होते हुए आऊंगी, अत्रे साहब ऐसे नहीं। अशोक जी, कल बजट के बाद अरे बिल्कुल बैठेंगे सर, मैं ही मिलूंगी सर, आप टेंशन ना लीजिए, फिर बैठेंगे साथ में। अशोक जी नहीं, मैं तो रोज ही मिलता हूँ सर, आपके साथ पूछूंगी मैं सरकार से सवाल ना। मैंने तो ये भी कहा पत्रकार भी बोल दीजिए। उम्मीद है मुझे भी है सर, उम्मीद है आपको ही नहीं है। अशोक जी देखेगा अपना सत्ता से इन दोनों अपना राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे हैं, अच्छा है। अपना देखेगा
अपनी पार्टी के जो है अपनी गतिविधियां हैं, अपनी पार्टी के अचीवमेंट हैं, वो तो बताएंगे। वो तो देखो हर कोई बताता है, और अपना जो अपोजिशन का काम है उसका काम सुनना है, उसका काम आरोप लगाना है या करना है। नहीं, अपोजिशन का काम भी पूछना है, वो पूछ भी रहे हैं, वो पूछ सकते हैं। वो पूछ भी रहे हैं, उनका पूछना है और उनका काम जवाब देना है, और उनको जवाब देना चाहिए। शालीनता से पूछे और शालीनता से ही जवाब दिया जाए तो अच्छा होता है, डिबेट की गरिमा बनी रहती है। चलिए प्रवीण अत्रे साहब, तो यही है। हाँ, अच्छा ठीक है, कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि अपना जो है स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें टीचर्स की कमी, उधर डॉक्टर्स की कमी। अब मेडिकल है तो उनमें मेडिकल्स में प्रोफेसर्स की कमी, जो अपना जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, इनकी पूर्ति होनी चाहिए। अच्छा, जो है कि अभी जो हॉस्पिटल जो बने हुए हैं उनमें पूरा स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, कमी है। जो उनके जो पद खाली पड़े हैं उनको भरे जाने चाहिए। ऐसे ही स्कूल और कॉलेजेस में अब ये है कि गुड़गांव के कुछ और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको तोड़ने का काम चल रहा है कि उनके जगह और अच्छे स्कूल बनेंगे। ये है कि जब वो स्कूल तोड़ने का ही है तो ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारे स्कूल तोड़ दिए जाए, उनका काम जो धीरे धीरे करके अपना करो। जैसे बस स्टैंड का है, बस स्टैंड को तोड़ रहे हैं तो उसके लिए अल्टरनेट भी होना चाहिए। ऐसा उसी का जवाब ले रही हूँ, रुक जाइए सर। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब, आ जाऊंगी, अशोक जी दोबारा आ जाऊंगी। ये बस स्टैंड वाली ये बातें रिपीट हो रही है, रुक जाइए प्रवीण जी। देखिए ऐसा है अनामिका जी, संजीव भारद्वाज जी ने एक बात का बार बार जिक्र किया, थोड़ा अग्रेसिव भी हो गए उस बात पे, जो कर्ज की बात। हालांकि संजीव जी बार बार एक बात बोल रहे थे कि मैंने क्या गलत पूछ लिया, मैंने क्या गलत कह दिया। मैं बताता हूँ, नहीं, विवेक चौधरी ने जीजा जी की जमीन का जिक्र किया, मुझे लग रहा है उसके बाद ज्यादा तब तक शांत बैठे थे संजीव जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। सर ऐसे मुस्कुराते हुए डिबेट कीजिए, डर गए हम तो। ठीक है प्रवीण साहब। जी देखिए ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को ये कर्ज और इस कर्ज के बारे में जिस तरह का भ्रम, एक मिनट जी प्लीज चुप हो जाइए जनाब, आपको भी थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। जो कर्ज के बारे में जिस तरह का झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होती है, मैं चाहता हूँ वो स्पष्ट हो जाए एक बार। इन्होंने पूछा था उनसे कि क्या कर्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहले तो इन्होंने कर्ज की फिगर कांग्रेस के टाइम में जो बताई वो गलत बताई। ये कहते थे हमारे टाइम पे 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जो बिजली कंपनियों पे 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, क्या वो सरकार का कर्ज नहीं था? आप केवल उस 60,000 की बात करते हो, 32,000 करोड़ को छुपा जाते हो। 92,000 करोड़ रुपए का कर्ज था 2014 तक। मुझे जरूर टाइम देना अनामिका जी। मैं तेरे साहब के तुरंत बाद आ जाऊंगी, उनको 2 मिनट बोलने दीजिए, आपको भी पूरे 2 मिनट मिलेंगे। ये कांग्रेसियों की बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, वो नोट कर रहे हैं, आपको नोट भी कर रहे हैं। आप बोलिए। अब मेरा देखिए, अब ये कहते हैं कि मैं चुप हो गया, बिना कर्ज बढ़े का बजट आना चाहिए। बजट होता क्या है पहले ये समझना बड़ा जरूरी है। आपकी आमदनी कितनी है और आपने उसको खर्च कैसे करना है। अगर आपकी आमदनी 10 रुपए है लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए आपको 12 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वो जो 2 रुपए ऊपर आप फालतू खर्च करोगे वो कहां से खर्च करोगे। ये मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ। अब जो कांग्रेस के टाइम में प्रदेश की जीडीपी मात्र 4.25 लाख करोड़ रुपए थी, आज प्रदेश की जीडीपी जो है वो 8 लाख करोड़ रुपए है, दुगने से भी ज्यादा। कांग्रेस के टाइम में पर कैपिटा इनकम 1,27,000 रुपए थी, आज पर कैपिटा इनकम 2,39,000 रुपए है, मतलब दुगने से ज्यादा। मेरा केवल इतना कहना है, संजीव जी भी व्यापार चलाते हैं, पैसा आया और खर्च कहाँ हुआ इसको देखते हैं। क्या बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए के आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो? आपकी आमदनी तभी बढ़ेगी, आपकी जीडीपी तभी बढ़ेगी जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाओगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा? उसके लिए आपको पैसा चाहिए। केवल अंतर ये होता है कि आपके टाइम में आपने 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा तो दिया, लेकिन वो कर्जा बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च करने के, बजाय प्रदेश की आमदन बढ़ाने के, बजाय प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने के, बजाय प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के, आपके नेता खा गए।
हमने क्या किया, हमने उसके प्रदेश के संसाधनों में किस तरह से बढ़ोतरी हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, डेवलपमेंट की, और हमने पर जीडीपी बढ़ा दी। जवाब बड़ा जरूरी है। ठीक है बार बार झूठ बोल के धंधे में डाले देता हूँ। संजीव जी। अनामिका जी, मैं अपने भाई परवीन अत्रे जी से बड़े सम्मानजनक पूछता हूं कि ये 1966 से लेकर 2014 तक चाहे किसी भी दल की सरकार हरियाणा प्रदेश में रही है, ये 92,000 करोड़ बता रहे हैं, और ये 7.5 साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ हो चुका एक बार। साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम का जिक्र कर रहे हैं। अभी आप देखें, अब मैं आपके बारे में नहीं बोला, आप पब्लिक को सुनने दें, आप श्रोताओं को सुनने दें, देखने दें। 2.5 लाख करोड़ रुपए कहां से हो गया ये 7.5 साल में। और मैंने बोला कि कर्जा बढ़ता जाने लग रहा है, ऐसा बजट। और फिर जहां तक आप बजट की संज्ञा बार बार कहते हैं, हर रोज ही कोई ना कोई घोषणा हो जाती है। बजट तो मात्र एक परंपरा के तौर पर रह गया है इस सरकार में। अदरवाइज कभी भी कोई चीज करनी हो, बजट के बाद भी होती है, बजट के पहले भी होती है। पर कैपिटा खर्चे, इनकम तो आपने जोड़ दी। आप महंगाई का एक आम आदमी से जाके, आप भी व्यापार करते हैं, आप भी जीवन जीते हैं प्रदेश के अंदर, क्या हालत हो रही है। पर कैपिटा इनकम कितनी भी होगी, लेकिन महंगाई इतनी हो रही है कि आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन बात आप सुनेंगे नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने लड़ना थोड़ी आपसे, मैंने तो बात यही कहनी है कि भाई कर्जे का बजट ना बनाना, जैसा है वैसे उसको ठीक कर लो। पहले ऋण पर जो कमियां हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो लोग सड़कों पे हरियाणा पर कर्जे पर अपनी बात रखिए। अशोक चौहान आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। विवेक चौधरी से होते बढ़ता जाने लग रहा है कर्जा। ठीक है अशोक जी। देखो बात सुनो, जब कोई फैसिलिटी दी जाती है, आमदनी उतनी नहीं होती है, तो देखो कर्ज तो लेना पड़ता है। कर्ज जो है सरकार को कोई शौक नहीं है, वो प्रदेशवासियों भी ले लेती है, उसको चुकाने का इंतजाम भी करती है। वो साधन इस तरह से है। रेवेन्यू है, कोशिश की जानी चाहिए रेवेन्यू बढ़े, और रेवेन्यू से ही के खर्चे चलते हैं। गुड़गांव है, गुड़गांव हरियाणा में सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला जो है डिस्ट्रिक्ट है, और अपना यहाँ से रेवेन्यू काफी आता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इधर यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि प्रदेश सरकार जो है और काम भी जो है आसानी से और जो है कम कर्ज लेके कर सकेगी। कोशिश ये होनी चाहिए। देखिएगा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व मनाता है, और उसके बाद में जो हम भी मना रहे हैं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, और वित्त मंत्री भी हैं, वो भी इस महिला दिवस को अपना ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह की घोषणाएं भी जरूर करेंगे। कुछ इस तरह की अपना जो है बजट में अपना जो है शिथिलता भी देंगे, कि जिससे गृहिणियों को भी और इसके बाद में कर्मचारियों को भी, लेडी कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर्स हो, उनके लिए भले ही जो है उनको जो है ज्यादा दिया जा रहा है, अन्य प्रदेशों से ज्यादा मान दे, फिर भी जो है जो इस तरह के जो चल रहे अपना जो है महिलाएं जो है सड़क पे बैठी हुई है पिछले कई महीनों से, इस तरह के हालात जो है सरकार को भी थोड़ा सा मानवता के हिसाब से, भले ही आप उनको ज्यादा दे रहे हैं, पर इस महिला दिवस के अवसर पर छोटा वक्त दे पाऊंगी। मैं विवेक चौधरी से होते आ रही हूँ, काफी देर से साइलेंट है विवेक जी। अब फिर से जीजा जी की जमीन की बात मत कीजिएगा, बजट पे ही मत करना। हाँ। अनामिका जी, एक अनामिका जी, जीजा जी की जमीन तो चली गई, देने वालों ने दे दी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उससे भारद्वाज जी को गुस्सा बजट पे बात। आज कहीं ना कहीं ये बार बार एक बात कहते हैं, कर्ज 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 क्यों लिया जा रहा है आप बताइए। अगर टैक्स लगाए जाते हैं तो कहते हैं पब्लिक के ऊपर बोझ डाल दिया। आज किसी को शौक नहीं है कर्ज लेने का। आज कोई जानबूझ के या किसी उसके लिए नहीं कर्ज लिया जा रहा। आज कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जा रहे हैं और रेवेन्यू को बढ़ाया भी जा रहा है। आप देखिए 2 साल किस तरह से कोरोना की मार रही और रेवेन्यू कहां से कहां पहुंच गया प्रदेश का, उसको बढ़ाने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है और उसकी तरफ भी काम किया जा रहा है। रेवेन्यू को भी बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी की जा रही है।
आज इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं वो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, और आज प्रत्येक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क उपलब्ध है। आज कहीं ना कहीं बनाने का काम किसने किया? ये लोग बातें तो करते हैं, इनसे मैं पहले भी कह रहा था, एक NH1 नहीं कंप्लीट हुआ, जो नेशनल हाईवे था दिल्ली से अमृतसर वाला, वो ही कंप्लीट नहीं होके दिया। आज बताइए 22 जिले हैं, 22 के 22 को 4 लेन से ना जोड़ने का काम किया हो इस सरकार ने। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे स्कूल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, सभी को बनाने का काम इस सरकार ने किया, तो उसके ऊपर खर्चा लगता है भारद्वाज जी, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। आज आप कर्ज की बात करते हैं, 2 साल में आप ये भी बताइए ना कि कहाँ हरियाणा प्रदेश पहुंच गया था, और इतनी विकट विपरीत परिस्थिति के अंदर सरकार ने कहीं भी पब्लिक के ऊपर महंगाई की मार को नहीं आने दिया। सरकार ने जहां तक कि पेट्रोल डीजल की भी बात रही, उसमें भी रिलैक्सेशन देने का हरियाणा प्रदेश की जनता को काम किया। आज किसानों की बात करते हैं, किसानों का दाना दाना खरीदने का ऐसी विकट विपरीत स्थिति में सरकार ने किया, और दाना दाना खरीद के उनका भुगतान सीधा उनके खाते में करने का काम हरियाणा सरकार ने किया। आज वो चीजें जो आपके समय में चली आ रही थी उनको बंद करने का काम जरूर किया गया, जो कालाबाजारी चली आ रही थी उसको बंद करने का काम जरूर किया गया। उससे दर्द स्वाभाविक है, दर्द होना बनता भी है। उस पर बात करेंगे ना हम लोग कि उसमें और भी क्या नयापन और कैसे बेहतरी, जो कल अनामिका जी, जो कल पिटारा खुलेगा, कल इसी टाइम बैठ के आपके सब आप ये मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, खुलेगा, हमारे सभी वर्गों को खुश करने का काम इस सरकार द्वारा किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्रचार पे बात कर रहे हैं। जनाब, आपने जो सवाल किए मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। आप बार बार कर्ज तो चिल्ला रहे हैं, कर्ज का आपने जिक्र किया, डेवलपमेंट नहीं हो रही क्या प्रदेश की? आप बताइए ना, आपने कर्ज लेकर क्या किया? आप मुद्दों की बात, डेवलपमेंट, आप मुझे अनामिका जी 1 मिनट देना इनके बाद। नहीं, आप नकारते हैं क्या डेवलपमेंट नहीं हुई? अत्रे साहब, आप नकारते हैं? ठीक है विवेक जी, आप नकारते हैं डेवलपमेंट? ठीक है, मैं उनसे जवाब ले लूंगी। पहले प्रवीण जी को सुन लीजिए और बहुत जल्दी समेटिएगा सर। हाँ प्रवीण जी। देखिए, ऐसा है, जो रेवेन्यू का जिक्र हो रहा था कि रेवेन्यू कैसे बढ़ता है, संजीव जी से एक बार पूछिएगा कि 2013-14 का जो आपने बजट पेश किया था वो कितने हजार करोड़ रुपए का बजट? मात्र 56,000 करोड़ रुपए का बजट। और पिछला बजट कितने हजार का पेश हुआ था? 1,57,000 करोड़ रुपए का। कितनी बढ़ोतरी बजट पेश करने में, वो कैसे बढ़ गया बजट? रेवेन्यू बढ़ा तभी तो बजट बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र अभी हो रहा था कि इनके समय में क्या होता था, KMP मात्र 1,300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 2004 में उसकी नींव पत्थर रखा गया। 10 साल में कांग्रेस ने उसको पूरा नहीं किया क्योंकि हुड्डा साहब के अपने व्यवसायिक हित थे उसको ना पूरा करने। ठीक है, रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। संजीव जी, हो गया सर, हो गया। संजीव जी जल्दी से, संजीव जी 10 सेकेंड है आपके पास, बोलिए, नहीं तो फिर कहेंगे टाइम। पैसे जब आप पैसा खाते, ठीक है प्रवीण साहब। हाँ संजीव जी 10 सेकेंड। अनामिका जी, मैं अपने साथी प्रवक्ता परवीन भाई से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। आप मत पूछिए कुछ, अपनी बात रखिए, वाइंड अप करते, जवाब लेके नहीं जाऊंगी। ये बोल दिया, अगर मैंने ये बोल दिया, मैं जो हमारे भाई परवीन अत्रे जी कह रहे हैं, इनके हिसाब से तो पिछली सरकारों ने कभी भी कुछ किया ही नहीं। कल क्या बजट रहेगा इस पर मैं दोबारा आप सबके साथ जुड़ जाऊंगी। ये सवाल जवाब खत्म होने वाले हैं नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए, पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो मनोहर पिटारे में क्या होगा कल और कितना मनोहर होगा, ये समय के गर्भ में है, लेकिन वो समय बहुत ज्यादा दूर है नहीं। पल पल की अपडेट के साथ हरियाणा न्यूज लगातार बना रहेगा आपके साथ। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।